नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बुजुर्गों के अनुभव की आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं बीकानेर निवासी श्रीमती रतन कौर जी बोड़ा से। रतन कौर जी जो मूलतः जोधपुर से है, यानी उनका जन्म जोधपुर शहर में ही हुआ। तो हम अगली कड़ी में बात करने वाले हैं श्रीमती रतन कौर जी बोड़ा से। तो बोड़ा मैडम जी आपको नमस्कार, पगे लागना सर। जय श्री कृष्ण। खुश रहो बेटा, आनंद करो। आनंद ही नाम है और आनंद ही करो। और रतन कौर है और रतन आप है। तो बोड़ा मैडम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम बात करेंगे तो पूरी आपको मालूम भी चल जाएगा कि जो बोड़ा मैडम है वो एक टीचर शिक्षिका रही हुई है और अपने संस्कारों के दम पर अपने पुत्रों को भी बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। तो बोड़ा मैडम जीवन की यात्रा हम शुरुआत करते हैं आपके साथ। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ मेरा जन्म। फुलवाकी घाटी में हुआ था और 1990 में हुआ था। सॉरी 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था। माताजी पिताजी का नाम? मूलचंद जी जोशी, लक्ष्मी देवी। जी जी जी। कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के, जोधपुर के ही निवासी थे। जी जी। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी पहले टीचर थे, बाद के मैं PWD के अंदर बाबू हुए और फिर ऑफिसर बने थे। जोधपुर में आपके मतलब परिवार के बारे में बताएंगे, आप कितने भाई बहन थे? हम 5 महीने थी। एक मिस हो गई, 4 थी, 3 भाई थे और संपन्न परिवार था, सामूहिक परिवार था। 3 दादाओं का परिवार एक साथ। रहवासी कहाँ के थे मूलचंद जी? मूलचंद जी बीकानेर के, जोधपुर के ही थे और ननियाल उनका फलोदी था। जी। तो अपने बारे में थोड़ी जानकारी बताएं कि आपकी शादी फिर बीकानेर से आपका संबंध कैसे हुआ? हमारा बीकानेर से संबंध होने का कारण था कि मेरी नानी जी इस परिवार को जानती थी और मेरे रियल ताऊ जी जो है वो वहाँ पर सर्विस करते थे रेलवे में, जहाँ पर बोड़ो जी खुद टीचर थे उसी गांव में। तो बोड़ो जी उनको आते जाते बोलते देखा था। तो एक तो मेरे ताऊ जी ने गवाह दे दी, एक मेरी नानी ने गवाह दे दी। इसलिए मेरा ये समझ हो गया। जी, ये तो विवाह संबंध की बात है। उससे पहले प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ तक? प्राथमिक शिक्षा मैंने खांडफल से की स्कूल में की थी। मुझे ज्ञान नहीं था कि पास फेल क्या होता है। पास हुई तो भी मैं फेल वाली क्लास में ही बैठे रहती थी, क्योंकि वहाँ पर सहेलियाँ थी जो फेल हुई थी। तो मुझे ये मालूम नहीं था कि फेल क्या होते हैं और पास क्या होते हैं। ठीक है, उसी बीच में पापा की बदली हो गई उदयपुर और उदयपुर से हो गई भीलवाड़ा। भीलवाड़ा गए जब तक मेरी 12-13 साल की उम्र हो गई थी। पिताजी मेरे पढ़े लिखे थे उस समय के, बहुत बढ़िया, और वो बच्चों को बड़ा तूल देते थे। उन्होंने कभी ये एहसास ही नहीं करवाया कि 5 बेटे हैं तो मैं उसका भार कैसे संभालूंगा। तो पापा जी ने किसी स्कूल से बात करके और मेरे से सीधी 5वीं की परीक्षा दिलवाई कि छोरी है, छोरी की जात है, कल शादी हो जाएगी, इसलिए आप इनको 5वीं की परीक्षा दिलवा दो, यदि पास हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, पापा जी की इच्छा भी पूरी हुई। उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, परीक्षा ले ली और मैं वास्तव में अपने बूथे पे 5वीं लायक थी, मैं पास हो गई। तो बोड़ा मैडम शादी आपकी कौन से वर्ष में हुई, कुछ याद है? बिल्कुल याद है साहब। शादी हुई थी मेरी 55 में। 1955 में। 1955 में, मतलब 40 में जन्म, 15 साल की उम्र में आपकी शादी हुई। तो शादी के बाद में सीधे आप बीकानेर आ गए या? नहीं, मेरे पतिदेव अनुभवी थे, समझदार थे और वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। इसलिए 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए छूट दी। अच्छा। मैं केवल 7वीं में आई थी शादी की टाइम। 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 साल मैंने जोधपुर में मंडी स्कूल में पढ़ाई की। मतलब 15 साल की उम्र में आप लगभग 9th क्लास वहाँ से जोधपुर में ही। हाँ, हुसैन मंडी जो। हाँ बिल्कुल, हुसैन मंडी में मैंने 9वीं तक पढ़ाई की।
9th तक पढ़े। 15 साल के बाद में आप बीकानेर में आ गए। 15 साल नहीं, जब तक 17-18 साल की हो गई थी मैं। और यहाँ आते ही मैं सर्विस में लग गई। बीकानेर आने बिल्कुल, रिजल्ट मेरा आया। उससे पहले अपन चलते हैं बीकानेर में ससुराल जो है आपके जो पतिदेव का जो नाम था आसाराम जी बोड़ा। हाँ जी। क्योंकि मुझे ये इसलिए ध्यान है कि आप मेरी आदरणीय बुआ जी है। तो आसाराम जी बोड़ा जो है वो मूलतः बीकानेर के ही निवासी थे या आसपास? बिल्कुल, बीकानेर के निवासी तो वो हो गए थे, वो नागौर के निवासी। फिर उनकी जो दादी का पियर बीकानेर था, तो वो दादी की पियर की वजह से दादी अपने बच्चों को यहीं रख लिया और फिर आगे पीढ़ी में हम आ गए, हम भी यही पले। तो अपने ससुराल के परिवार के बारे में कुछ जानकारी? आसाराम जी बोड़ा के जो पिताजी थे, माताजी थे, उनके भाई, उनके बंधु? पिताजी थे, उनका नाम था राम किशन जी। आपके ससुर जी की? बिल्कुल। और दादी ससुर जी का नाम था सुगन चंद जी। जी। और मेरे जो ससुर जी थे वो केवल 2 ही भाई थे। एक बड़े भाई तो ये थे राम किशन जी, छोटे वाले थे रतन लाल जी। ये 2 ही भाई थे, बस इतना ही परिवार था। तो फिर हमारा परिवार फैला तो हम 4 भाई थे, यानी मेरे 3 जेठ थे, चौथी मैं थी, 2 मेरे ननदे थी। सामूहिक परिवार था, सब शादीशुदा हो चुके थे जब तक मैं शादी होके गई। सबसे छोटे थे आसाराम जी बोड़ा। बिल्कुल। और 18 साल की उम्र में तो बीकानेर में आते ही आपकी जॉब लग गई या? आते ही मेरी जॉब लग गई थी 2 महीनों के अंदर अंदर ही। जी। उसी साल में 58 में ही मेरी अगस्त में जॉब लग गई थी, क्योंकि उस समय पढ़ी लिखी महिलाओं की अति कमी थी। तो कोई परेशानी नहीं हुई और मैं 9th क्लियर थी नहीं, केवल मिडिल पास थी और मैं नौकरी लग गई। ठीक है। लगभग मिडिल पास थी, मतलब 9th में आप थी और 9th के बाद में यहाँ पर आई और आपकी जॉब लगी एज ए शिक्षिका। बिल्कुल। तो सबसे पहले बीकानेर के कौन से गांव या शहर में आपके अपॉइंटमेंट हुआ? नोखा तहसील के अंदर बनड़े में मेरी सर्विस लगी। अच्छा अच्छा। और रेलवे स्टेशन वहाँ था श्री बालाजी। अच्छा अच्छा। और नागौर पड़ रहा था उसमें जिला, नागौर जिला। और उस समय जो फूफा जी थे, मतलब आसाराम जी बोड़ा, दोनों साथ ही थे हम। एक ही स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था। अच्छा, दोनों एक ही स्कूल में रहे? हाँ जी। तो जब आप दोनों वहाँ पर रहे श्री बालाजी के पास में, तो इस दरमियान आपका बीकानेर में जो आपका परिवार था, आप जैसे आपने बताया था कि मेरे 3 जेठ थे, तो उस समय वो बीकानेर में ही थे? वो सब बीकानेर में थे, वो अलग अलग रह रहे थे। मेरे सास ससुर थे। अगस्त में सर्विस लगी थी और आगे जनवरी के अंदर मेरे ससुर जी ईश्वर के घर चले गए। चलो अब हम बात आपसे करते हैं कि जब आपकी जॉब लगी, आप ये बात अपन करते हैं 1955 की। 55 नहीं, 1950 माफ कीजिएगा, 55 में आप इसकी शादी हुई है, 58 में यहाँ पर आए। हाँ। 58 में बीकानेर में आते ही आपके 1-2 महीने बाद में जॉब लग गई। हाँ। और फिर आप हस्बैंड वाइफ, मतलब फूफा जी और आप एक ही स्कूल में आप चले गए। हाँ। तो उस समय वो कौन सी स्कूल रही? वो रही थी अपने मिडिल स्कूल और बड़ी दूरों के अंदर दूर थी। और वहाँ मैंने अगस्त में लगी और आने जाने की बहुत किल्लत थी। रेल उस समय 1-8 मिनट रुकती थी वहाँ पर, जोधपुर से बीकानेर वाली। तो इन सब कठिन परिस्थितियों के कारण हम लोगों ने अक्कासर बदली करवा ली। हम दोनों अक्कासर आ गए। अक्कासर आने के बाद मैं पहले आ गई, उनके 4-5 महीने बाद बोड़ो जी भी अक्कासर आ गए। फिर हमारे वहीं पर स्कूल में एक ही स्कूल में थे। फिर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नियम हुए कि जो लेडीज है और IOS में है, उनको पंचायती समिति में लिया जाए ताकि वो अलग और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करें। तो उसमें मैं अपना आप ही कानूनन, गवर्नमेंट के कानून में प्राइमरी स्कूल लड़कियों की आ गई और मुझे अलग एक भवन मिल गया। मगर गांव हमारा एक अक्कासर ही था। अक्कासर में आप लगभग कितने समय? अक्कासर में मैं काफी रही, कम से कम मैं
13 साल रही होंगी। तो 13 साल के दौरान आपके, जैसे कि आपने मुझे जानकारी है कि आपके अभी 3 लड़के हैं, हाँ। तो उन सभी बच्चों का जन्म उन अक्सर 13 साल की अवधि के अंदर मेरे 4 बच्चे हो गए। 3 बच्चों का जन्म स्थान जोधपुर था और चौथे बच्चे का स्थान मेरा कसरी ही रहा। अपने परिवार के बारे में, अपने पुत्रों के बारे में। बड़े बच्चे इंटेलिजेंट निकले, एक से बढ़कर एक। छोटी छोटी उम्र में इन्होंने पढ़ाई कर ली। यहाँ तक कि वहाँ पहले गवर्नमेंट रूल था कि 15 साल पहले 10वीं पास नहीं, 10वीं में नहीं बैठ सकते। तो उसका मैंने थोड़ा लाभ लिया था क्योंकि बच्चे बच्चे थे। तो उन्होंने खूब अच्छी पढ़ाई की, ग्रामीण पढ़ाई थी, कोई हाव भाव नहीं थे, ना कोई फैशने थी, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग थी। बड़ा आराम से हमने अपनी जिंदगी मतलब गांव में रहकर आपने बच्चों का पालन भी किया और उनको शिक्षा दी, प्राथमिक शिक्षा जो है वहाँ पर। इस दरमियान आपका जोधपुर भी जाना रहता होगा, बीकानेर भी आना। बिल्कुल। और साथ में मैंने अपनी भी एजुकेशन बढ़ाई। तो आप जब आपकी जॉब लगी थी उस समय आप मिडिल क्लास पास थी, मतलब 8वीं पास थी जी। और आपने फिर पढ़ाई कहाँ से की, कौन सी? 62 में मैंने STC की, गवर्नमेंट ने मुझे करवाई। बीकानेर से? हाँ जी। उसके बाद बीकानेर के गंगा शहर स्थान है, वहाँ पर हमारा कॉलेज था और गवर्नमेंट ने हमें भेजा और मैंने STC कर ली। जी। STC करने से मेरी थोड़ी सी इंग्लिश में थोड़ी ज्यादा परिवर्तन हो गया था। और जो लोग मेरे संपर्क में, मैं जिन लोगों के संपर्क में आई, उधर अक्कासर में बोडो जी के हेडमास्टर थे, वो भी मतलब मेरे व्यवहार वगैरह सब बहुत अच्छी तरह खुश थे। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करके पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया। मैंने कहा मैं पढ़ूंगी नहीं, हो सकता है मैं 10वीं नहीं कर सकूं, पर उन्होंने कहा कि हम तो अभी भी आपको कहते हैं 10वीं फेल हो, तो किस लिए आप पढ़ते नहीं हो, फीस से डरते हो? मैंने कहा नहीं दी, फीस वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप एक ये सवाल कीजिए, अगर ये आप कर लोगे तो मैं मान लूंगा कि आप 10वीं पास कर लोगे। तो मैंने कहा सवाल मैं कर लूंगी, गणित अच्छी थी मेरी। जिन्होंने जो सवाल उन्होंने मुझे दिया मैंने उसको एकदम एक बार में ही राइट करके दे दिया। तो उन्होंने कहा नहीं आप फार्म भरो। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करके फार्म भरवाया। फिर मेरी लगन लग गई, अनेक समस्याएं आई मेरे सामने। नंबर 2 बच्चा बीमार रहा, उसकी भी ध्यान रखना पड़ा। बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए, जोधपुर में भी हुआ, बीकानेर में भी हुआ और कई समस्याएं आई। जी। और फिर प्रभु की ऐसी कृपा, उसके आगे किसी की कोई नहीं चलती, उसे जो मंजूर है वो तो हो गई। तो 1 साल के अंदर अंदर ये मैंने 10वीं पास भी कर ली और मेरे 3रा नंबर बच्चा भी हो गया। तो इनका दोनों को लालन पालन चला। तो मैंने संघर्ष में जिंदगी से पढ़ाई के पीछे मैं रुकी नहीं और एकदम मैं कंटिन्यू चलती रही। और उसमें कृपा थी मेरे पतिदेव की, जिन्होंने मुझे कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दिया। और यदि मैं रुक भी गई तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ये कहा कोई बात नहीं, रुक गए तो कोई बात नहीं, अब की बार हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे। नियम भी बड़े कड़े कड़े थे कि एक फाइनल है और आप उसमें रुक जाते हो या सप्लीमेंट्री आती है और सप्लीमेंट्री में फेल हो जाते हो तो वापस फर्स्ट ईयर में आना पड़ता था। ऐसे कठिन नियम थे उस समय। फिर आज की तरह नहीं थे कि भाई इतने क्लियर कर लिए तो क्लियर हो गए, अब आगे क्लियर करने, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी गवर्नमेंट की। पर भगवान की कृपा रही, जगदम्बा माँ की कृपा रही, पतिदेव का पूरा सहयोग रहा और सरस्वती माता की दया थी। तो मैंने सारी पढ़ाई आपने कहाँ तक की? मैंने पूरी पढ़ाई कर ली थी, MA MEd कर ली थी। बिल्कुल। यहाँ BEd भी कर ली थी। हाँ, MEd तो BEd के बाद ही होता। हाँ, सब कर ली। तो मैं 2 विषय में। और आपने जो 58 में यहाँ पर आप बीकानेर आते हैं, जब आप यहाँ पर आते हैं तो 8वीं पास थे, उसके बाद में आपने जॉब की, फिर STC की, फिर आपने कहा कि मैंने BEd की, फिर आपने कहा MEd की, तो ग्रेजुएशन MA पोस्ट जो स्नातकोत्तर जो परीक्षा है, मतलब MA, वो कौन से सब्जेक्ट में की? वो की थी हिस्ट्री में। एक में की या कोई और? हिस्ट्री में की थी। 2 में नहीं की?
मुझे ऐसी जानकारी है कि आप नहीं, एक में की थी। अच्छा, अच्छा। तो ये तो आपकी हो गई पढ़ाई के बारे में, और उसके आपने जो रिटायरमेंट हुआ अक्कासर के बाद में आप बीकानेर कब आए? अक्कासर के बाद हम जज्जू गए। जज्जू के बाद मैं सेकंड ग्रेड लेके पाचू गई। पाचू गई जब तक मेरा बच्चा एक युवा हो गया था। तो वो अपनी मेहनत, परिश्रम, लगन और नेताओं से प्यार समझ के मुझे तुरंत ही 3 महीने के अंदर अंदर बीकानेर में ले आया। फिर मैं यहाँ स्थायी रूप से बीकानेर में सर्विस की 16-17 साल एक ही स्थान पे। और सीधी प्राइमरी को पढ़ाने वाली लेडीज ये सेकेंडरी स्कूल को अटेंड किया और बच्चों को पढ़ाया और हमेशा रिजल्ट बढ़िया दिया। और कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी सेवानिवृत्ति फिर हुई, उस समय आपका पद क्या था? मैं लेक्चरर थी। लेक्चरर ग्रेड से बड़े बड़ा जीवन का संघर्ष, जो पढ़ना नहीं जानती थी, फेल पास के बारे में नहीं जानती हाँ, थी, जो वहाँ तक पहुँची। ये आपकी लगन और निष्ठा, और आपने जैसा कि बताया कि इसमें पूर्ण सहयोग मेरे बोडो जी का रहा। पतिदेव का रहा। बोडो जी का रहा। अंदर बाहर लॉक लगा के जाना, मैं छुप के पढ़ना ताकि कोई पारिवारिक डिस्टर्ब न हो। मेरा परिवार थोड़ा पढ़ाई में पिछड़ा हुआ था बीकानेर का। बहुत अंतर आ गया था बीकानेर परिवार जोधपुर परिवार में। तो इसका थोड़ा सा बच्चे बहुत अच्छे निकले, बहुत ही बढ़िया निकले, समाज में भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, घर में भी अच्छे हैं, कुटुंब में भी अच्छे हैं। और भगवान की कृपा से ऐसी प्रसिद्धि है कि कोई पूछ ले कि अनिल बूढ़ा तो पहचान जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। आपके बच्चों के बारे में भी बात करेंगे। आपके 4 बच्चे हुए, जिसमें कि आपने बताया कि एक बच्चा कुछ बीमारी के कारण बीमारी की वजह से रहा नहीं, वो रहा नहीं। तो एक पायोनियर खुशियों में गया और हंसते हंसते गया और नहीं आया। तो अब आप बात करेंगे अपन आपके बच्चों के, आपके परिवार के बारे में। तो आपके 3 बच्चे में पहले का नाम? अरविंद बोड़ा जी। वो क्या करते थे? वो बैंक के अंदर सर्विस करते थे और चंद ही वर्षों के अंदर उसकी माया क्या हुआ वो कुछ हम नहीं कह सकते। ना हम उसे जिंदा मानते हैं, ना हम उसे मरा हुआ मानते हैं। संक्षिप्त में बता देता हूँ। बोड़ा बहन जी के सबसे बड़े बेटे अरविंद जी बोड़ा थे। बैंक में उनका जॉब था और खेल में उनकी बेहद रुचि थी, जैसा कि बोड़ा बहन जी ने बताया। नेताओं से और बीकानेर के बड़े चहेते बन चुके थे। चेस भी मानपट और खेलता था। जो शतरंज खेला वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक नाम था, और उसके नक्शे कदम पर उनके छोटे भाई अनिल जी बोड़ा खेले। आज भी माहिर है खेलने में। बिल्कुल, वो अनिल जी बोड़ा है, वो खेलते हैं। तो हम अरविंद जी बोड़ा की ही बात कर रहे हैं। तो ये 86 की बात होगी जब पर्वतारोही 26 मई 1986 हिमाचल प्रदेश के धौलाधार चंबा जिला जिला था चंबा, वहां पर अपने 13 साथियों के साथ में पर्वतारोही करने गए, और जिसमें से 3 साथी जो थे तूफान आया, और ऐसे तूफान में लापता हुए कि आज भी हमें मालूम नहीं। और राजस्थान सरकारी नहीं, भारत सरकार ने और विशेष गढ़वालों ने पूरे प्रयास किए थे। ईश्वर को क्या मंजूर, हम तो यही आज ईश्वर से दुआ करते हैं वो जहाँ कहीं भी हैं वो खुश रहें। तो अरविंद जी बोड़ा के परिवार के बारे में, जब वो अरविंद गए तो केवल 1.5 साल की बच्ची थी। शादी को 2.25 साल हुए थे, 2 साल 3 महीने ही हुए थे। बच्ची उनकी बहू रानी मेरी पढ़ी हुई थी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी वो। मेरी जिंदगी में एक ही मेरी तमन्ना थी कि मेरी बहू में पढ़ी लिखी है, कम से कम अच्छी पढ़ी हुई सेकेंडरी तक होए या हायर सेकेंडरी तक हो, तो मैं आगे उनको पढ़ा लूंगी। बिल्कुल। संक्षिप्त में उनका परिचय, बड़ी बहू का नाम? सरोज बोड़ा, और अपने पति की जगह बैंक में काम कर रही है। उनके वापस संतान क्या, मतलब एक ही बच्ची है, वो डॉक्टर बन गई थी, दांतों की डॉक्टर बन गई थी। और अब अपना छोटे बच्चे की वजह से वो कोई जॉब तो नहीं करती, फिर भी पढ़ी लिखी और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची निकली। बिल्कुल। अरविंद बोड़ा की पत्नी श्रीमती सरोजी बोड़ा जो कि बैंक में कार्यरत है, उनकी बिटिया जो डॉक्टर प्रीति बोड़ा है, जो शादी हो चुकी है, और उनकी जो पतिदेव है वो भी एक डॉक्टर है, जो कि जोधपुर में प्रतिष्ठित परिवार, थानी परिवार से एक है।
जिनके जो परिवार में जो माननीय उच्च न्यायालय में उनके मामा जी थे रामेश्वर जी हाँ। व्यास साहब, उनके वो भांजे है डॉक्टर हेमंत व्यास। तो अच्छे परिवार से आपका संबंध हुआ। बिल्कुल, अब हम बहुत बात करते हैं बोड़ा मैडम दूसरे बेटे की, सुनील जी बोड़ा, जो वर्तमान में बीकानेर में एडीओ है। हाँ। और वो भी अपने जो है प्रतिष्ठित है। तो उनके परिवार के बारे में। उनके भी बहुत संपन्न परिवार के ससुराल वाले थे। उनके ससुर जी थे, वो भी इंस्पेक्टर के पद तक थे और बिल्कुल सिंपल साधारण व्यक्ति थे। उनके साथ संजोग हुआ, उनकी लड़की भी सुशील और पढ़ी हुई थी और बहुत अच्छी थी। उसके 2 लड़कियां हैं और छोटा लड़का है। बिल्कुल। सुनील बोड़ा जो कि बीकानेर से है, एडीओ है, और उनकी पत्नी श्रीमती अंजू जी बोड़ा, उनकी 3 संतान है, जिसमें बड़ी लड़की कीर्ति बोड़ा, हाँ, जो कि छोटी प्रियंका बोड़ा और थर्ड जो है वो है जो ये चुनू कहती हूँ मैं, चुनू कहती है। तो दादी का जो प्रेम का नाम है चुनू। तो उनका परिवार भी संपन्न है। एक बेटी यूएसए है, एक बेटी कोलकाता है और तीसरा बेटा भी बीटेक कर रहा है, कर चुका है और अभी वर्क टू होम पर करता है। अब बात करते हैं आपके सबसे छोटे बेटे अनिल बोड़ा की। विश्व स्तर पर जो है वो चेस खेलते हैं। तो उनके परिवार के बारे में अनिल बोड़ा ने भी बहुत अच्छा अपना फर्ज निभाया, बहुत बढ़िया हिम्मत रखी और तीनों बच्चों को बहुत अच्छा कर तैयार किया, जिसमें इतना समझदार, इतना मतलब ध्यान रखता था कि बच्चों को लाना ले जाना, स्वयं अपने ऊपर ही भार लेके बच्चों को तैयार किया। जी। अनिल बोड़ा जी की शादी कहाँ हुई? उनकी शादी भी बीकानेर में हुई है। उनके भी ससुर जी बहुत प्रतिष्ठित माननीय थे और 2 साल हैं और संपन्न परिवार है। सास भी उनकी टीचर थी, फिर उन्होंने वकीलात भी कर ली थी। अच्छा परिवार मिला और उनकी बेटी जो है वो भी बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, सुंदर और पढ़ने में माहिर। बिल्कुल। बता दें आपको, अनिल जी बोड़ा की पत्नी जो कि ज्योति बोड़ा है, वो भी एक अच्छी अध्यापिका है। बिल्कुल, और अच्छा काम करती है। अनिल बोड़ा खुद भी एडीओ है, उप जिला शिक्षा अधिकारी, खेलकूद विभाग बीकानेर में ही है, प्रतिष्ठित है। गेम का उनको शौक है। रेडियो में अच्छे आप समय पर जब युवा थे, आकाशवाणी के माध्यम युवाणी में आप देखते आलेख लिखते हैं, विशेष रूप से लिखते हैं। बिल्कुल, बहुत शौक है, लिखते हैं। उसी प्रकार उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति बोड़ा। 3 बेटे हैं, 3 संतानें हैं, जिसमें दो लड़के हैं, एक लड़के हैं। अभय जो कि इंजीनियर है, अभी वर्तमान में गुड़गांव में है। उनकी शादी हो चुकी है, जो कि इंजीनियर निकिता है उनकी पत्नी। जो सेकंड जो लड़की है, वो पति पत्नी दोनों सीए हैं। उनका नाम क्या है भाई? मयंक जी पुरोहित। मयंक जी पुरोहित आपके दामाद है और आपकी पोती मनाली बोड़ा और छोटा मनय बोड़ा जो है आपका छोटा प्रिंस मनय बोड़ा। तो ये बोड़ा परिवार है, परिवार की फैमिली का ये छोटा सा परिचय था। ये मैंने परिचय आपको इससे दिया, हालांकि ये परिचय मैं खुद भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेरे आदरणीय बुआ जी हैं। और ये जो बाल सफेद है, केवल सफेद ऐसे ही नहीं आया कि उम्र के हुए, ये अनुभव के है। ये उन सामाजिक कार्यों को करते करते इतने इन्होंने दंश झेले हैं कि आप जो समझदार है वो समझ जाएंगे। तो उम्र के इस पड़ाव में बोड़ा मैडम, आपके शौक क्या क्या रहे? मेरे शौक खूब रहे। पता नहीं प्रकृति का क्या नियम था कि मैं क्या, मेरी 5 बहनों को बहुत कुछ शौक रहा। मुझे सिलाई का शौक आज भी है, बुनाई का शौक है, कसीदे का शौक है, गाने का शौक है, हर होली के, दिवाली के, गौर के गीतों का शौक है और हल्की फुल्की ढोलक भी बजा लेती हूँ, छमछमी भी बजा लेती हूँ। बच्चों के साथ खेलने में मुझे बड़ा आनंद आता है। बच्चों से अति लगाव है, चाहे वो बच्चा घर का हो, चाहे वो पड़ोस का हो, कोई भी हो। बच्चों के पीछे मैं ज्यादा पागल हो जाती हूँ। बस भगवान ने मुझे छोटे छोटे 3 फूल दिए, 3 बच्चों के, तो मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं और हर समय उनके मोबाइल पे फोटो देखती रहती हूँ
और विशेष बात तो ये है कि प्रीति बोड़ा का बच्चा 5 साल का है, वो भी ढोलक पे हाथ मारता है, भजन गाता है और बड़ा यूं बहुत ही छोरा इंटेलिजेंट है, समझदार है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका प्रीति का पड़पोता है, पड़दोता है, पड़दोहिता, उसकी बात हो रही है। तो बच्चों से बहन जी को खूब लगाव है। हाँ, खूब तो लगाव। शौक की बात की, और शौक में आपने कहा कि सिलाई बुनाई, हाँ, 5 बहनों को भी शौक है बहनाई के बारे में, जैसा हाँ, कि आपने बताया था कि जोधपुर से मूलतः परिवार के और से विशेष बात यह है कि मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा मुझे बहुएं प्यारी लगती है। तीनों बहुओं से मेरा बहुत ही अच्छी तरह लगाव है, एक से बढ़कर एक लगती है, और वो भी है जो मतलब इतना प्यार देती है कि मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी बेटी नहीं है। काश मेरी बेटी होती तो मेरी सुनती, ये भाव मेरे कभी नहीं आए। बहुत अच्छी थोड़ा मैडम आपने बताया कि मेरे बहुएं ही मेरी बेटी स्वरूप है, और आपको इस बात की कभी गम नहीं है कि मेरी बेटी नहीं है। बेटी से ज्यादा आपको आपकी बहुएं, चाहे बड़ी या छोटी, या चाहे बड़ी या मंजली या छोटी, तीनों ने ऐसा ही रखा। तो अच्छे भाव है, और हर सास आपकी जैसी होती है। तो बात करते हैं बड़ा मैडम आपके शौक की। तो बताया आपने कि सिलाई बुनाई, गायकी, ढोलक बजाना। तो गायकी में विशेष रूप से आप क्या गाते हैं? भजन गाते हैं या भजन गाती हूँ? तो भजन के हम कुछ मुखड़े हम सुनेंगे जी, एक एक लाइन सुना दूंगी, आप जैसे कहोगे वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाए। शुरू कर दो। बिल्कुल। मन प्यारो लागे बिकाने रोना, तन मन धन नाथ रे चरणों में, तन मन धन नाथ रे चरणों में। छोड़ू सारी दुनिया रटू थोर नाम, तन धन धन नाथ रे चरणों में। क्यों जावा मैं मथुरा काशी, बिकाने में बैठो मारो अविनाशी। क्यों जावा मैं मथुरा काशी, बिकाने में बैठो मारो अविनाशी। छोड़ू सारी दुनिया रटू थोर नाम, तन मन धन नाथ रे चरणों में। बिल्कुल। बड़ा मैडम, भजन का सिलसिला अपन जारी रखेंगे, और जब भजन की बात आई है तो सही कहा आपने अपने भजन में कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, बीकानेर में बैठो अविनाशी। बिल्कुल, जिसका नाश नहीं वो अविनाश, और वो वही है जो भगवान है। परम पूजनीय श्री श्री रामसुखदास जी की जन्म स्थली भी बीकानेर ही है। रामसुखदास जी महाराज से तो आप परिचित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन करने कभी जाना? हाँ, गई थी। उनके जो शिष्य है उनको आज भी मैं हाथ जोड़ती हूँ। हालांकि उन्होंने कोई शिष्य माना नहीं था, फिर भी वो शिष्य के रूप में मैंने उनके पास देखा था क्षमाराम जी को, जो आज भी अपनी भक्ति और गुरु की सेवा में आज भी वो है, और वो भी बीकानेर के ही है। क्षमाराम जी प्रसिद्ध है, जोधपुर भी आपके आते हैं, और वो वहाँ भी कथाएं किया करते हैं। बिल्कुल। बड़ा मैडम, जब बात भक्ति की चल चुकी है और अपने परम पूजनीय श्री श्री रामसुखदास जी महाराज की चल सकती है, तो पता ही होगा आपको कि मेरे यज्ञो पवित्र उसी आश्रम में हुए थे, और मेरे आज जो कंधे पर जो यज्ञो पवित्र है उनके ही हाथों द्वारा जो है बनाई गई थी। और आपने सही कहा कि चेला तो उन्होंने नहीं बनाया, परंतु मन से वो गुरु से भी कई गुना वो श्रेष्ठ है। तो बहन जी, हम पूजनीय स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, और उनकी कृपा हमारे पे भी बनी सभी रहे, पर बनी रहे, बीकानेर, जोधपुर, पूरे भारत और में। हमारी बुद्धि फिरे, थोड़ा सा मनन की तरफ ध्यान दिलवाए, यही शुभकामनाएं उनसे बिल्कुल रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसी कड़े में और कुछ भजन, जिसमें अभी तो ये बीकानेर आ गया,
जोदाना का ही नाम ले ले, जोदाना ही आपकी जाई जन्मी। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, तो वहाँ पर गणगौर के पूजन होते हैं, गणगौर के गीत है, केसरिया पधारो मोरे देश, खेलन दो गिण गोर, बबर मोने पूजन दो गिण गोर, एजी मोरी सहेलियों जोवे बाट, बबर मोने खेलन दो गिण गोर। ये जोधपुर का। बिल्कुल। और बहन जी, बीकानेर और जोधपुर हालांकि दोनों एक जैसे ही है, परंतु कुछ भी बोली में जो है थोड़ा फर्क है। तो आप जोधपुर आती है तो पूरी जोधपुरी हो जाती है, बीकानेर आती है तो बीकानेरी हो जाती है, तो कभी फर्क नहीं पड़ा? वैसे है कि मैंने अपनी तरफ से न बीकानेर की भाषा को बुरा माना, न जोधपुर की भाषा को बुरा माना। और ठीक है, ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा ही रही कि प्योर बीकानेर के मेरे पतिदेव होते हुए भी कभी ये विरोध नहीं किया कि क्या यूं बोल रहे हो। और न मैंने अपनी बोली छोड़ी और न मैंने उसके लिए तैयारी भी की कि मैं क्या बोल रही हूँ। पर मेरा सबसे छोटा पोता है, वो मेरे शब्दों को पकड़ता था, तब मुझे मालूम पड़ रहा कि हाँ मैं ये चीजें जोधपुर की बोल रही हूँ। तो वो कैच करता था और मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो बोल लूँ सही है, पर अब एक हिंदी बड़ी आ गई जो हिंदी को हर एक बच्चा पसंद करता है। पीछे की जनरेशन हिंदी बोलना पसंद करती है। अब जब अंग्रेजी की बारी आती है तो उसमें हम फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी नहीं आती। बिल्कुल। बाकी हिंदी प्योर बोल लेती हूँ। बिल्कुल बहन जी, आपके बारे में बहुत सी जानकारी है, क्योंकि रिश्तेदारी है अपनी, माँ समान है आप। तो बात करते हैं उन दिनों की जब फूफा जी जो बीमार हो गए थे। जो सेवा का, जो एक स्त्री अपने किस प्रकार पति की सेवा करती है, वो समाज को आपने एक बेहतरीन उदाहरण दिया। ऐसा है कि पति और पत्नी एक सीखे की दो किनारे होती है। और पुरानी स्त्रियों में क्या आज भी होगी ऐसी, और होएगी। अपन क्यों मानते हैं कि नहीं है भगवान ऐसा दिन किसी के ना करे, पर पति तो देवता होते ही है। बिल्कुल। और जब इंसान, वो तो पति थे और देवता थे, और अगर हैवान हो तो भी क्या। मेरी ये नीति है कि अपना आप को ही सुधारो। परिवार के अंदर 25 तरह के आदमी होते हैं, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं। बिल्कुल। यदि सबके स्वभाव के अंदर हम हल्की फल्की बुराई निकालते हैं तो वो कोई बात नहीं, मगर उसको अच्छी तरह बुराई से देखते हैं तो फिर सोचना चाहिए कि हम खुद भी कैसे हैं। बिल्कुल। हमारे में कितनी कमियां होगी वो हमें पता नहीं लगता। इसलिए इंसान वही है जो एक रूप का धारण करके गाड़ी को इस तरह चलाए कि गाड़ी की जो सड़क के बाहर किसी की आवाज ना आ जाए। और घर में बस इसके लिए सबसे बड़ा मनन चुप रहना। चुप रहना सबसे सर्वोत्तम अच्छी विधि है। एक इंसान न कभी लड़ सकता, न कभी वो प्यार कर सकता, न कभी वो झगड़ सकता। झगड़ा होना, विचारों में विभिन्नता होनी, टकराव होना, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि दोनों तरफ की आवाजें बराबर होना। यदि एक बोलता है दूसरा चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, कितना बोलेगा वो। ये जो सिद्धांत अपना लेता है, और जिसमें आनंद जी आप तो खुद बहुत अच्छे हो, इसके बारे में मुझे मालूम है, बहुत समझदार हो। और वो इंसान कभी मात नहीं खाता। पीछे रही पति की, तो पति की मैं रिटायर हो चुकी थी, घर पर ही बैठी थी। तो बिल्कुल बड़ा मैडम, बीच में रोकना चाहूंगा। और वे दर्शक जो हमारे परिवार से है, जो बड़ा मैडम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको तो इनके बारे में, इनके संघर्ष के बारे में पता ही है। परंतु जो केवल मुझे जानते हैं, या केवल मुझे जानते हैं, जो बूढ़ा मैडम को बस इस इंटरव्यू के बाद में जानेंगे, आप देखने के बाद में, इनको सुनने के बाद में जानेंगे, तो बता दूं आपको, बूढ़ा मैडम के जो पतिदेव थे श्रीमान आशाराम जी बोड़ा, जब उनकी डेथ कब हो गई थी? उनकी डेथ 2013 से पहले उनको पैरालिसिस अटैक आ गया था। 9 में तो 9 और 4 साल लगभग 4.25 साल बूटाटी से लेके जहाँ धार्मिक स्थान था वहाँ पर आप गई। उस समय आपकी आयु क्या रही होगी? जब उस समय 2013 की बात करें, 1940 का आपका जन्म था। हाँ।
और 2007 और ये करीब करीब 70 के बार आपकी लगभग ये थी मेरी उम्र थी। और बुढ़ा जी की उम्र लगभग 82 के करीबन थी। उनसे बोला नहीं जाता था, उनसे हाथ में पैरालिसिस अटैक था और उनके केवल एक इशारे से उनको कभी आपने अपने से अलग नहीं किया। नहीं, अलग भी नहीं किया और उनकी बात को हम सब समझते थे और कि वो क्या चाहते हैं, क्या दरवाजा बंद करना है, खोलना है, क्या लेना है, क्या करना है। पर मुझे तो इस बात का ही ये था कि पता नहीं कौन से 100 वर्षों की लगती है, इतने दानी थे। मैंने कहा कि ऐसा भाई दानी मेरी नजर में तो आया नहीं। अपने हाथों से 16 किलो के पीपे गेहूं, ये गुड़ के आटे के डेली देना करना, पहचाना ये गाय बीमार है, ये कमजोर है। वो जब तंदुरुस्त होती तो वो खुश होते। पता नहीं कौन सी वो दानी तो अच्छे अव्वल नंबर के थे, बिल्कुल दयालु भी थे, बिल्कुल बिल्कुल। मगर उनके पता नहीं क्या थी जो बचपन में तो उन्होंने भगवान शिव जी के खूब आराधना की और खूब माला फेरते थे। फिर उनकी कोई ऐसे ही संगत अच्छे आदमी मतलब हुई तो थी साधु संत से, बहुत बढ़िया साधु संत से हुई थी, पर वो तो पहुंचे हुए थे और ये मरम को पकड़ नहीं सके और देव पत्थर के विरुद्ध हो गए। पत्थर के विरुद्ध होने के बाद भी इन्होंने उन 4.25 साल में मेरे कहने से 2-3 मालाएं जरूर फेरी थी रोज की। बिल्कुल सच्चे आस्तिक में से थे। विश्वास जो मूर्ति पूजा में उनका कम था, परंतु मानव कल्याण जीव कल्याण में उनका था। प्रतिदिन 16 किलो गेहूं का आटा रोज नहीं और भरे रहते थे और उनके गुड़। और मैं देखता था जब भी पानी भी खूब डालते थे। जब कभी भी मैं बीकानेर आता था तो वो उनके सुबह सुबह उनका फिक्स था, उनके घर के बाहर बीकानेर सांड को बीकानेर में गोदा बोलते हैं, गोदा। तो गोदे खूब खड़े हो जाते थे। तो मैं कई बार बुरा सर से पूछता भी था कि लोग तो गायों ने करे, आप गोदा के गोदा ने कौन खुआए है, तो ये भी बीकानेरी भाषा में बोलते थे। परंतु कुल मिलाकर आपने उनके 4.25 साल इतनी सेवा की, तो हर महिलाओं को अपने पति के लिए जो सेवा इन बुढ़ा मैडम ने की वो एक एक बात है, पत्नी तो प्राय करती आई है, बेटे हमेशा करता है। फिर इस माहौल में जो मेरे हितैषी, मेरे आत्मीय, मुझे जानने वाले मेरे भैया ने जो सेवा की ना, मैं तो जीऊंगी जब तक उसको हरगिज नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। इतना प्यार दिया उन्होंने, इतना ध्यान दिया अपने बहनों का कि मैं वो उनका ऐसा नहीं भूल सकती हरगिज। बस भगवान करे उसको खुश रखे, हजारी उम्र करे और स्वस्थ रखे। आजकल देखती हूँ कि फोन में बात करते हुए उसका सांस फूलता है, वो बताता है मैं ठीक हूँ, बाकी सांस फूलता है। बिल्कुल। यहाँ पर आपको बता दें, जो भाई है, चूंकि मैं इनका भतीजा हूँ, इनके भाई जो जोधपुर से हैं और PWD से रिटायर्ड है, उनका नाम नंद किशोर जोशी, नंद किशोर जी जोशी है। और इस बात का मुझे गर्व अभिमान है कि मैं उनका पुत्र हूं और ये देवादिदेव महादेव और मेरे पिताजी की आराध्य देवी माँ जगदम्बे की बड़ी कृपा है मुझ पर कि मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है जहाँ पर मेरे पिता और ऐसी मेरी जो बुआ जी है। बस ठीक है, कुल मिला के यही बात होती है कि हमने जितनी हो सकी अपने तन मन से सेवा की और हमारा फर्ज था, धर्म था। कोई ऐसा नहीं किया हमने, भगवान किसी को पराधीन करे नहीं। उनसे पहले कभी उन्होंने बिना मतलब हमसे कभी चड्डी बनियान भी धुलवाए नहीं, अपना काम स्वयं करते थे और कोई ऐसी बात नहीं थी कि बहुत ही दयालु थे, बहुत ही सज्जन थे। और हमारे जिंदगी में यही एक आनंद रहा कि हमारे विचारों में भिन्नता होते हुए भी हमारे कोई जोड़ नहीं था। वो पत्थर मूर्ति में विश्वास नहीं रखते थे, मैं पत्थर मूर्ति की तारीफ करती थी कि इस बहाने मंदिर जाते हैं, 2 रुपए हाथ से निकलते हैं, या कोई याद आता है तो कुछ न कुछ हाथ से दान निकलता है। तो वो हम कभी कभी वैस जरूर कर लिया करते थे, बाकी झोड़ झपाटा कुछ नहीं। बिल्कुल। ना उन्होंने हमें रोका, ना हमने उनको रोका, यहाँ तक कि उन्होंने अनुमति दे। अनुमति की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अनुमति देती थी
कि मैं तो नहीं चलता, किंतु आप अगर घूमना चाहते हो, भ्रमण करना चाहते हो भारत का, तो आप जाइए, घूमिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो ईश्वर की कृपा और मेरा शक्ति शारीरिक शक्ति कमजोर होते हुए भी मैंने वीटो पावर लिया और अकेली चारों धाम के दर्शन कर लिए। और यहाँ तक कि 2008 तक मैंने भ्रमण किया, घूमी हूँ, सब तीर्थ किए अकेली और संघ से। मेरी पूरी होगी जब भी भगवान हल्के दर्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जी। और इसके लिए हमें परेशान करती है हमारी माया, जो देवी की माया है। संतों को भी चक्कर में डाल दिया है, शिव जी को भी चक्कर में डाल दिया है। तो हम तो एक संसारी कीड़े हैं, हमें डाल दे तो कोई भी बड़ी बात नहीं। सब कह रहे हैं, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है कि मैं और मेरा ये एक बीमारी है। बिल्कुल। कौन मैं हूँ और क्या मेरा है, एक सेकंड का ही अपन को पता नहीं है। मगर इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सुख पाएंगे अगर क्रोध को रोकेंगे तो। क्रोध जब भी रुकेगा जब मुंह बंद रहेगा। मुंह बंद रहते ही अपना आप शांति आ जाएगी। बस बस। इसी पर एक सवाल, क्या आपने क्रोध पर काबू पा लिया? कोई थोड़ा बहुत पाया होगा, निश्चित पाया होगा। क्या आपको कोई बोल भी दे अपशब्द या आपके मन मुताबिक? बिल्कुल, हाँ ठीक है, मन में चाहे उसकी रिवीजन हो, मन मुताबिक बाहर आपसे नहीं बात बताते। मन मुताबिक बात ना हो तो हाँ। आपको क्रोध नहीं आता? क्रोध या आप रोक लेते हैं हम। पी लेते हो? आओ, तो क्या क्रोध को पीना अपने आप को एक बीमारी? बहुत अच्छी है, बीमारी नहीं है, ये दवा है। क्रोध को पीना, अपोजिट बात होने को कंट्रोल करना, और अगर हो भी जाए तो क्षमा मांग लेना, ये सबसे बड़ी महान बात है। क्षमा मांगने से ईश्वर भी माफ कर देता है। और समय आने पर वही क्रोध की बात वापस रिवीजन की जाए तो उसको भी बुरा नहीं लगता। बिल्कुल। अगर आपकी कोई गलती ही नहीं हो तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, तो भी क्षमा मांग लो। बिल्कुल। हाँ, नहीं गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी मांग लो क्षमा, कुछ अंतर नहीं पड़ता। हाथ जोड़ने से नीचे नहीं होते। जो त्याग करेगा वो उसे ही होगा, नीचा कभी नहीं होगा, और उसमें ही फायदा है। और आखिर में अपन को एक रास्ते से वापस आना ही पड़ता है, चाहे किसी को कब भी कैसे भी क्रोध आ जाए, पर अपना अपना ही रहेगा जब तक जिंदे रहेंगे। अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना भाई, वही वाली बात होगी, मैं और मेरा। हाँ, और मैं और मेरा है जब तक भगवान जो है वो कहते करता रहे तू मैं और मेरा। ठीक है, अगर 2 घंटे भी देंगे तो कोई 2-3 मिनट होगा, भगवान का नाम आएगा, बाकी वो खाली बैठ नहीं होगा। पर इस बारे में एक मैंने आनंद पढ़ा था साधु संत के मुंह से कि एक चपरासी जो होता है वो कलेक्टर के बाहर बैठा रहता है। कलेक्टर साहब के काम होएगा तो वो घंटे करके बुलाएंगे, अगर उनके काम नहीं होएगा तो वो नहीं बुलाएंगे। बड़ा मैडम, चलते चलते बस एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा। हाँ। कि 1940 जब आपका जन्म हुआ और आज 2023 है, इन लंबी उम्र में आपके जो अनुभव रहे उसका निचोड़, या हमारे आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी आज की पीढ़ी को, एक तो अति उच्च ख्वाब एकाएक मत देखो, धीमी गति से ही सब काम होता है, हड़बड़ाहट में कोई काम अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, चुप रहो, इसमें ही फायदा है। ज्यादा बोलना भी दिमाग को खर्च करना होता है, तो उसमें अगर अपन थोड़ी देर मनन करेंगे ना, चाहे आप माला मत फेरो पर चुपचाप रहना तो सीखो, 15 मिनट 20 मिनट, तो उससे थोड़ा सा अपन को होगा। ये आप भगवान की शक्ति अवश्य है, निश्चित है। बस ठीक है, मैं पढ़ती हूँ कथाएं, सुनती हूँ महाराजों की वगैरह की, तो इनसे पता लगता है कि अपन बात करते तो ये कहते हैं कि भाई हमारे परदादा वो थे, परनाना जी वो थे, तो हम नाम बता देते हैं। फिर हमें कोई पूछे कि आपने उनको देखा कि नहीं, तो इसी तरह जब हमने उनको देखा नहीं और उनकी बातें सुनते हैं, तो भगवान तो एकदम सबसे बड़ी शक्ति है, उनको हम कैसे देखेंगे जब तक हमारा दिल साफ नहीं होगा? हरगिज नहीं होता। और दिल साफ न होने का कारण है हमारे राग द्वेष, हमारे शरीर में कचरा भरा हुआ है।
स्थान ही नहीं है तो भगवान कहाँ से आएंगे। बिल्कुल ये गवर्नमेंट को पक्का है। इसी तरह हम भी अगर भगवान के नाम पे बैठेंगे, ठीक है, हमारा मन चलायमान है, इधर उधर भटकेगा जाएगा, फिर हम रोकेंगे, फिर भटकता जाएगा, पर कुछ क्षण तो कंट्रोल में रहेगा, वो तो अपना परिपक्व हो गई काम। बिल्कुल। बड़ा मैडम, आपसे बात करके आपके जो विचार जानकर बहुत अच्छा लगा, और जैसा कि आपने फाइनली अपना निचोड़ बताया हाँ, कि मौन रहें, चुप रहें, क्रोध ना करें, पियो क्रोध को पिए, बस, क्षमा मांग ले, गलती हो हाँ, या ना मान लो, हो, और बात खत्म करो, बात को खत्म कर दें, तो ये जिंदगी आपकी बहुत ही अच्छी चलने वाली है। तो दो बराबर के अगर कोई बोलता है बीच में बोलो ही मत, बिल्कुल बोलें। या फिर यूं करो उनको अलग, नहीं तो बोलो मत कि तुम बड़े मैं छोटी, माफ करो, माफी मांग बात खत्म, ओ खत्म बात। तो ये थी रतन कौर जी बोड़ा, जो कि बीकानेर से हैं, और जोधपुर से भी आपका संबंध है। बहुत बड़ी बड़ी आपने बातें की, और इनकी कुछ बातों का और कुछ अंश अगर हम अपने जीवन में उतार पाएं तो जीवन सुधर जाएगा। ऐसी आपकी बातें थी। भक्ति मार्ग, कर्म योग, अपने पति के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, अपने जीवन के बहुत से आपने अनुभव बताए। शतायु तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही हम कामना देवादिदेव महादेव हाँ, से। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी जी, कि इंसान वो ही सुखी रहेगा जो या तो किसी की बात सुने नहीं, और सुने तो उसको आगे आउट नहीं करे, आगे से आगे उसका खूब बड़ा चढ़ा के किसी की तरफ करके उस बात की, बुरी बात को फैलाए नहीं। अगर कोई अच्छी बात लगती है तो फैलाओ, मगर तेरे से सुनार इधर किया, इधर से सुनार इधर किया, ये सबसे बड़ी खतरनाक कमजोरी है। बिल्कुल। आज की भाषा में हम ये कह सकते हैं, इनकमिंग रखें, आउटगोइंग जहाँ तक हो सके बिल्कुल, हाँ। कम से कम दें। सुनने की शक्ति जब भी सुनने रखो की- जब आगे करने की शक्ति ना हो। बिल्कुल। या फिर आप वहाँ सुनो ही से मत। दूर हो जाए, ना तो बस। इनकमिंग ना आउटगोइंग, तो जिंदगी आराम से बीतेगी। बिल्कुल। आप अपने जो है अपने हृदय को सहज बनाएं, सरल बनाएं, इनकमिंग वाली बातें करें, आउटगोइंग ज्यादा ना करें, और ये जीवन का फलसफा सार है, बस। सार है। और खुश रहें, मस्त रहें। बड़ा और मैडम, जहाँ तक हो अपना काम स्वयं करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल अगर ये अपन जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो अपने हाथ पैर और इंद्रियां थोड़ी थोड़ी चलेगी, वरना एकदम ब्लॉक हो जाएगी। बिल्कुल। शाबाश बोला मैडम। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके, और भगवान आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और अगले जब आपके 100वां जन्मदिन मनाएं तो हम इसी प्रकार बैठकर फिर एक इंटरव्यू करें। इसी उम्मीद के साथ में बीकानेर से मैं आनंद जोशी, जो कि मैं अपनी बुआ जी का लाडला हूँ। ए भाई लाडला। तो ये बुजुर्ग नहीं, मेरी माँ स्वरूपा है। तो कहा था, मैं तो कहूँ मनोकामना अगर पूरी हो जाए ना, मेरे सिद्धार्थ की, तुम लोगों की भी, हमारी भी, तो फिर मैं कहूँ जो मैंने तो काके की माँ को माना था, बिल्कुल बिल्कुल तेरे जन्म के लिए भी, बिल्कुल। और अभी कह रही हूँ मेरे सिद्धार्थ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम में ये बिल्कुल ये घर की बात हो गई। प्रवीण हो जाए। हम बात कर रहे थे सबको साथ लेने की, परंतु कहीं कहीं अपनापन जो स्वार्थपन आ ही जाता है। जब मैं हुआ था, बता दूं आपको, हाँ। तो जो शीतला माता का मंदिर है कागा जोधपुर में, तो मेरी बुआ जी ने प्रार्थना की थी कि मेरा अगर भतीजा होगा तो मैं उसके शीश नवाऊंगी, तो बाकायदा खाना खिलाऊंगी खाना सबको। खिलाओगी, और खाना खिला के भी आए। और अब अपने यही स्वार्थी जो है ना, अपने पोते के लिए कर रहे हैं कि वो अच्छा हो जाए, तो हाँ, भगवान इनकी जरूर मनपसंद सुनेगा। नौकरी हो जाएगी। हम जरूर कागे जाएंगे। और इसी के साथ में जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। और मेरी बुआ, मेरी ये व्हील चेयर पे जाएंगे अगर मेरा पोता जो है नहीं वो बुआ मेरी दौड़ के सही आएगी होगा। आएगी। बिल्कुल इसी के साथ में चलेंगे। शुभ रात्रि। या जो भी आप देख रहे हैं, अगर दिन में देख रहे हैं तो मंगलमय हो दिन आपका, शाम को देख रहे हो तो शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।